ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज बेसिकली वो डिफेक्ट विजन का जिसकी वजह से कोई बुजुर्ग आदमी और उस बुजुर्ग आदमी के पास का देखने में और दूर का देखने में दिक्कत होती है। उसकी विजन के ये दोनों पॉइंट्स ही, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे वो आदमी प्रॉपरली ना पास का देख पाता है और ना ही दूर का देख पाता है। कारण क्या है कि जैसे जैसे बुजुर्गी आती है तो हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन ये जो है ये लगातार कम होती चली जाती है, और जितनी पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होती चली जाएगी उतना ही आई जो है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और आई अगर फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों ही प्रॉब्लमैटिक बन जाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई Yes, क्लियर? sir. तो क्या लिख के आओगे? डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय Both far and एज nearby वेल एज objects. फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और रीजन क्या लिख कर आओगे, क्यों कारण है? एज लॉस ऑफ power of accommodation takes place. Loss of power of accommodation takes place. Am I clear to all? पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया। तो इसका मतलब अगर किसी बंदे को प्रेसबायोपिया है तो उसका जो फार पॉइंट है वो कहाँ पर बनेगा और उसका नियर पॉइंट कहाँ बनेगा? जल्दी बोलो। Sir, far point before infinity, or sir, near points after 25 बहुत centimeter. बढ़िया, ये गया बिफोर इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट क्या हो जाएगा? मोर देन 25। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. इसकी करेक्शन कैसे करते हैं, इसको ठीक कैसे करते हैं? जनरली इसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करते हैं, क्योंकि जनरली प्रेसबायोपिया में ना मेजर इफेक्ट जो नुकसान पहुंचाता है ना वो आपकी जो 25 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है ना, कि उसे पास के देखने में दिक्कत होती है। तो अगर पास के देखने में दिक्कत हो रही है तो कौन सी बीमारी है? पास के देखने में Sir, दिक्कत, hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया। तो जैसे हाइपरमेट्रोपिया को हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाए थे, इसको भी हम बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस वी कैन करेक्ट। वैसे कई लोग तो आजकल बाईफोकल लेंसेज यूज करते हैं जिसमें नीचे वाला जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और जो ऊपर वाला लेंस होता है वो कॉनकेव होता है। देखिए आप लोगों ने हमारे Yes, sir. बड़ों के चश्मे जो होते हैं वो बाईफोकल लेंसेज बनते हैं, ऐसे ऐसे करके चश्मे के अंदर। आपने नोटिस किया होगा कि मान लो चश्मे के लेंस है, ये आपके नीचे वाले कॉन्वेक्स और ऊपर वाले क्या हो जाते हैं? कॉनकेव। क्योंकि नीचे वाले ने क्या देखना है? पास का नज़र ठीक करना, और ऊपर वाला क्या कर रहा है? दूर की नज़र को इम्प्रूव करने के लिए। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है। अब आता है एक और डिफेक्ट आई का जो आप लोगों को बहुत कॉमन है, जिसको हम लोग जानते हैं एक नाम से मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। हिंदी में इसे मोतिया कहते हैं, है ना? ये जो मोतियाबिंद होता है इसमें होता क्या है कि जो हमारी आई होती है, इस आई के लेंस के ऊपर एक प्रोटीनियस लेयर बन जाती है, क्लाउडी लेयर। और जो ये क्लाउडी लेयर बन जाती है इससे हमारी विजन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लर हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। ठीक है? इसको हम ठीक कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं। मोतियाबिंद का क्या होता है? ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है। आजकल तो लेजर से भी वो मोतियाबिंद की लेयर को हम हटा देते हैं। तो ये बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, तो आप लिखोगे मेडिकल कंडीशन in which lens of eye of a person becomes progressively cloudy। धीरे धीरे क्या जाती है वो? क्लाउडी होती है, एंड results in blur vision। what is blurred vision? यानी धीरे धीरे दिखना क्या होता है आपको? Sir, कम धुंधला होना दिखने शुरू हो लगता है. जाता है।
और इसको आप ठीक कैसे करते हो बताया मैंने अभी आपको, कैन बी करेक्टेड बाय, सर्जिकल मेथड्स। बिल्कुल सही, कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी। इसी सर चीज़ को, हाँ जी बोलिए। सर प्रेस बायोपिया की करेक्शन में सर हम खाली कॉन्वेक्स लेंस लिखें या फिर कॉन्वेक्स ही, बाइफोकल लिखें? कॉन्वेक्स ही लिख के आना, क्योंकि ये जो प्रेसबायोपी है जनरली जो नुकसान पहुंचाती है वो पास की नज़र को पहुंचाती है। ठीक है। ओके सर। अब आता है एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, वैसे सभी को आना भी चाहिए, कि भगवान ने हमें आंखें, दो आंखें क्यों दी देखने के लिए, क्या कारण था, एक क्यों नहीं दी? कोई जानता है कि क्यों दो आंखें मिली, भगवान ने दो आंखें क्यों दी, सेट ऑफ आइज क्यों मिली? कोई बच्चा? सर आप रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं, एक आंख से काम क्यों नहीं चल रहा? सर बिकॉज क्या? दोनों आइज का विजन एक साथ मिलकर बेटर होता है। देखो हमारी जो एक आंख होती है ना, इसके पीछे कई सारे रीज़न है। हमारी जो एक आंख है वो टोटल इन एंगल देखें तो 150 डिग्री तक का एंगल वो देख सकती है, लेकिन जब दोनों आंखों की बात करते हैं तो दोनों आंखें मिलके हम 180 डिग्री का एंगल देख सकते हैं। एम आई क्लियर? तो बताओ किस केस में ज़्यादा वाइडर व्यू मिला हमें? दो आंखों के केस में हमें ज़्यादा वाइडर व्यू मिला। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, और जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो पहली आंख जो इमेज बनाती है और जो दूसरी आंख इमेज बनाती है, हमारा ब्रेन इन दोनों इमेजेस को मिला के एक फाइनल इमेज बनाता है, जिससे कि डिस्टेंस जज करना और चीज़ को जज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है? यस सर। तो पहला पॉइंट क्या लिख कर आओगे? पहला पॉइंट है टू आईज ऑल टुगेदर गिव्स वाइडर व्यू, गिव्स वाइडर व्यू, दैट इज we can see up to, we can see up to 180 डिग्री एंगल। ठीक है। वेर एज वन आई कितना देख सकती है? वन आई कैन सी अप टू 150 डिग्री। एक आंख कितना देख सकती है? 150 डिग्री तक। दो आंखें कितना देख सकती हैं? 180 डिग्री तक। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। यस सर। ओके। दूसरा, we can judge the distance of an object properly by looking at with two eyes। कारण क्या है? जल्दी बोलो, क्योंकि दोनों आंखें क्या करेंगी? दो इमेज बनाएंगी ना। एज टू आईज will make slightly different angled image of same object। क्या कहा मैंने? जो हमारी दोनों आंखें हैं वो सेम ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं? डिफरेंट इमेज बनाते हैं। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सी। हम्म। अगर सेम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट एंगल इमेज बनेगी तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन विल मैप these two images and form one single image, one single image। इन दोनों इमेजेस से निकालकर ब्रेन क्या करेगा? एक सिंगल इमेज फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस, उसकी दूरी
आप आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। यहीं पे एक सोशल मैसेज वाला क्वेश्चन भी है कि आईज को हम लोग गिफ्ट ऑफ गॉड क्यों कहते हैं? क्यों बोलते हैं आई को? वाई आई इज कंसिडर्ड एज गिफ्ट ऑफ गॉड? चलो बोलो। बिकॉज इट enables us to see the वो तो हो ही गया। ये इसलिए गिफ्ट ऑफ गॉड है क्योंकि आप मरने के बाद अपनी आईज को डोनेट कर सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. और किसी भी एज ग्रुप का इंसान, छोटा बड़ा बुजुर्ग, आई को डोनेट कर सकता है। तो आप क्या ले सकते हो? एनी एज ग्रुप पर्सन कैन डोनेट आई, पहली बात। इवन आफ्टर डेथ, विद इन 4 to 6 hours, we can डोनेट आई। यानी कि आंखें मरती नहीं है 4 से 6 घंटे डेथ के बाद भी। Am I clear? सर हम जैसे कि सर जो मर जाते हैं सर वो यूजली ओल्ड होते, तो सर अगर उनकी आई में जैसे कैटरैक्ट या फिर वो है तब वो डोनेट कर वो हट, पाएंगे? हाँ हट जाएगा, वो लेजर से हट जाएगा। ठीक है। यस सर। और फिर अगर जो डोनेट कर रहे हैं, दिस डोनेटेड आईज कैन बी यूज्ड बाय अदर्स फॉर विजन। उनको देखने में कौन हेल्प करेगा? मतलब किसी, कोई ब्लाइंड आदमी है, उसकी या किसी को आई का डिफेक्ट हो गया है, कोई ऐसा जो ठीक ना हो पा रहा हो, तो ये ऐसे ही ब्लड जो आई बैंक्स होते हैं, ये फिर डोनेटेड आईज आगे दे देते हैं और उस इंसान के वो काम आ जाती है। एम आई क्लियर टू ऑल? इसीलिए इसे गिफ्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। क्लियर है? Yes, sir. अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म सुना ना आप लोगों ने? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म नहीं सुना तो बताता हूँ यस क्या सर। होता है। प्रिज्म बेसिकली एक ऐसा डिवाइस कह लें, इसे अपैरेटस कह लें, जिसमें से जब लाइट पास होती है, यानी कि रिफ्रैक्शन हो रही होती है, तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद स्कैटर हो जाती है। क्या होती है? लाइट स्कैटर हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो वाइट लाइट है, और अगर वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट है तो वो भी अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है। तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज अ ग्लास प्रिज्म? आप बोलोगे ग्लास प्रिज्म जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से लाइट क्या करती है? ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करने के बाद इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। आप लिख सकते हो इन ग्लास प्रिज्म light passes and undergoes refraction। उसमें क्या हो जाती है? रिफ्रैक्शन हो जाती है। ठीक है। जैसे हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा डायग्राम के साथ। ठीक है। अब क्या हुआ? यहां से एक लाइट एंटर हुई, ये लाइट एंटर हुई। अगर ये लाइट सीधी निकल जाती है तो ये कुछ ऐसे जाती है सीधी, आया ना? यस सर। लेकिन आप जानते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट टकराती है वहां पर उसी सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये रेयर मीडियम है, आप जानते हैं। ये कौन सा मीडियम है? ये वाला डेंसर है, और फिर से बाहर क्या है? रेयर मीडियम है। तो आप जानते हैं जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो इट वुड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, पता है या नहीं? Yes, sir.
तो आप मुझे बताओ, ये इस नॉर्मल के साथ साथ बेंड हो जाएगी, हाँ या ना? कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। आज जब ये बेंड हो गई तो फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ होगी। ठीक है, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। अब लाइट फिर से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर जा रही है, तो लाइट कहाँ मूव करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कितने लोगों को बात समझ आ गई? लेकिन ये बाहर तो 7 कलर्स में आती है ना। वो अगर वाइट लाइट हो तो, अगर सिंगल कलर की लाइट है तो नहीं डिवाइड होगी वो 7 कलर्स। अभी वाइट लाइट समझाऊंगा, वाइट लाइट और कंसेप्ट भी समझाऊंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनो मतलब सिंगल कलर की लाइट, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है। ठीक है बेटे, बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो इसका पाथ होना चाहिए था, पाथ तो होना चाहिए था ये, लेकिन इसने अपना पाथ क्या ट्रेस किया? इसने अपना पाथ ट्रेस किया ये। सही है? तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस क्रिएट सा हो गया। देखो, अगर ये लाइट को मैं पीछे मिलाऊं, इस वाली ब्लैक वाली लाइट को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ऐसे जाती है ना? और ये जो पिंक वाली लाइट है, ये ट्राइंगल से बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। कहाँ पर है? जो ट्राइंगल बनाया मैंने, इसको ध्यान से देखिएगा। सर ये तीनों रेस से मिला के बनते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? मान लो ये हो गया यस सर। ओ पॉइंट, ये हो गया पॉइंट पी, ये पॉइंट हो गया क्यू, ये पॉइंट हो गया आर, ये रे हो गई ए, ये पॉइंट हो गया जहाँ पे मिल रहा है ये बी पॉइंट, जहाँ से बाहर निकल रहा है सी पॉइंट, और रे हो गई डी, सी डी। ठीक है, इस लाइट को हमने जब एक्सटेंड किया, नॉर्मल ड्रॉ करी, तो एक नॉर्मल हो गई एम, एम डैश, एन, एन डैश। अब मैं कुछ एंगल सिखाता हूँ आपको, एंगल्स ध्यान दीजिएगा। एंगल्स के नाम कौन कौन से हैं ये आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे एमरजेंट या एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। ये जितना पोर्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है आपका? एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि लाइट इतने एंगल से अपने रास्ते से भटक गई है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लाइट नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, हाँ या ना? यस सर। अब इस सरफेस के लिए ये क्या बन गया? इंसिडेंट। तो ये वाला क्या बन गया? बेसिकली ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, और ये वाला एंगल है एंगल ऑफ एमरजेंस। एमरजेंस मतलब बाहर निकलना। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ये खाली जानकारी के लिए पता होना चाहिए, वैसे बुक में दिया नहीं हुआ ये, मैंने आपको बता दिया लाइट कैसे बिहेव कर रही है। जाना चाहिए था सीधा, लेकिन प्रिज्म के पार होने के बाद ये लाइट कैसा बिहेव कर रही है? अपने पाथ से डेविएट हो गई है, और जो उसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था और जो पाथ वो अब शो कर रही है, उस पाथ के डेविएटेड एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो अब याद रखिएगा, नोट की फॉर्म में लिख लेना इसको। ये कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through, कहाँ से पास हो रहा है? अ प्रिज्म, इट बेंड्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है,
अच्छा, आप मुझे बताओ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों? किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से लाइट डेविएट हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एम आई क्लियर? यस सर। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करिए। जल्दी बोलिए। सर किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लाइट डिवेट करती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बात समझ आ रही है। यस सर। ओके, अब आता है एक और टॉपिक जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी जैसे अभी बता रहा था कि सर वाइट लाइट तो 7 कलर्स में टूट जाती है, क्योंकि वाइट लाइट बेसिकली मिक्सचर है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन है वाइट लाइट। तो जब भी कोई वाइट लाइट, जैसे मैं दिखाता हूँ डायग्राम में, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। अब इस प्रिज्म से हम वाइट लाइट पास कर रहे हैं, ये वाइट लाइट आई, जैसी वाइट लाइट आई, ये वाइट लाइट सात कलर में स्कैटर होनी शुरू हो गई। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां। ये जो हमारे 7 कलर्स बनते हैं, इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कौन सा? स्पेक्ट्रम। और इसको याद करने का एक ट्रिक याद कर लेना, विब ग्योर। बोलो जरा एक बार, क्या ट्रिक है? विब ग्योर, GYOR। इसका मतलब रेड कलर वो है जो सबसे कम स्कैटर होता है, और ये सबसे कम स्कैटर इसलिए होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा जो कलर स्कैटर होता है दैट इज वायलेट। कौन सा कलर? वायलेट। जो वायलेट कलर है सबसे जल्दी स्कैटर होता है। तो सबसे जल्दी स्कैटर हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ कैसी है? सर लेस सर मिनिमम। मिनिमम वेवलेंथ। एम आई क्लियर? हाँ या यस ना? सर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर कोड है, याद कर लो। क्या कहा मैंने? वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, और ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो आप क्या लिख कर आओगे? स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट। क्या लिख दीजिए? स्प्लिटिंग मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन 7 कलर्स, इन 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू। किसमें से पास किया आपने? ऑन पासिंग थ्रू किसमें से? सर ग्लास पे। ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। समझ आ गया सभी को? अब वो पूछता है डिस्पर्जन हुई क्यों, इसका बताओ रीजन क्या है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो डिस्पर्जन का कारण मैंने आपको सामने लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से पढ़ पाओ तो, क्योंकि हर कलर की सर अपनी डिफरेंस इन अपनी वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है। यस, dispersion occurs
as all colors have their respective wavelength. Am I clear? हर कलर की क्या Yes, होती sir. है? हर कलर की क्या होती है अपनी A separate wavelength. जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसकी डेविएशन उतनी कम, ये भी याद रखिएगा। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो अपने रास्ते से जितना डेविएट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ उतनी कम है। ये बात याद रहेगी। Yes, sir. सबको समझ आ गई कहानी? जल्दी बोलिए। और जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसको उतना ही टाइम लगता है बिखरने में, यानी वो उतनी देर तक आपके पास रहती है, वो वेवलेंथ उतनी देर मेंटेन रहती है। इसीलिए आप नोटिस करते होंगे कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं या शाम की जब बात करते हैं तो जो आसमान होता है वो लाल कलर का होता है। क्यों होता है? आसमान लाल रंग का क्यों होता है शाम तक? बोलो। आसमान लाल रंग का क्यों होता है शाम को? सर क्योंकि उसकी लाल रंग की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और बाकी सब कलर बिखर चुके हैं, स्कैटर हो चुके हैं, लेकिन रेड कलर ही ऐसा है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इट इज़ टेकिंग मोर टाइम टू स्कैटर। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग में और शाम को आपको क्या दिखाई देता है? आसमान लाल दिखाई देता है। एम आई क्लियर टू ऑल? कौन सा कलर जल्दी डेविएट हो रहा है? आंसर क्या लिख कर आओगे? जल्दी बोलो। सर वायलेट। वॉयलेट कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी है? मिनिमम। अब किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने कहा अगर मैं एक प्रिज्म लूं ऐसे, ठीक है, और इसमें से लाइट को पास करूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये ऐसे लाइट जाने वाली थी। एक, आपने क्या किया, इसके सामने ही एक प्रिज्म और लगा दिया। क्या कर दिया? एक प्रिज्म और लगा दिया। आप मुझे बताइए क्या दिक्कत होगी? कुछ फायदा होगा या दिक्कत होगी? जो लाइट जा रही है ना, ये दोबारा से कन्वर्ज हो जाएंगे। कैसे? कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस कितने? यानी कि अगर मैं दो ट्रायंगुलर स्लैब्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब बना रहा होता है। देखो ध्यान से, दिख रहा होगा आप लोगों को? यस सर। हाँ या ना? ये रेक्टेंगुलर स्लैब बनता हुआ दिख रहा है या नहीं? यस सर। और इसका मतलब किसी रेक्टेंगुलर स्लैब से आप लाइट को पास करोगे तो लाइट 7 कलर्स में डेविएट नहीं नहीं होगी। होगी। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। एम आई क्लियर? आया ना? कब होता यस है, सर। कब होता है रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम का? जल्दी बोलो, कब बनता है रिकॉम्बिनेशन? कब होता है स्पेक्ट्रम का? जब हम एक प्रिज्म से निकलने वाली लाइट को एक इन्वर्टेड प्रिज्म के ऊपर फिर से डालते हैं तो वो सारे के सारे कलर्स एक पॉइंट पे कन्वर्ट करके दोबारा से क्या फॉर्म कर लेते हैं? व्हाइट लाइट। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेनबो क्या होता है, कैसे बनता है और कौन कौन से फिनोमिना हो रहे होते हैं।
तो क्वेश्चन है व्हाट इज रेनबो, पहली बात। दूसरी बात, हाउ इट इज फॉर्म, ये बनता कैसे। कोई जानता है, मतलब कैसे बनता है रेनबो, कंडीशन क्या होती है रेनबो की। सर एक तो रेन, सर रेन वाटर। बारिश सर होनी चाहिए पहली बात तो। सर दूसरी सन, बात, सर सनलाइट। बहुत बढ़िया, सूरज भी निकला हुआ होना चाहिए। बारिश और हल्की हल्की धूप होगी तो रेनबो बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एम आई क्लियर। यस सर। क्योंकि बारिश की बूंदें छोटे छोटे टाइनी प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं, और जो सूरज की रोशनी है उसमें से वाइट लाइट आ रही है, और यही पानी की बूंदें जो कि प्रिज्म तरह बिहेव कर रही हैं वो वाइट लाइट को स्कैटर कर देंगी बैंड ऑफ 7 कलर्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो। एम आई क्लियर। यस सर। तो कोई आपसे पूछ रहा है पहले व्हाट इज रेनबो, तो आप क्या लिख कर आओगे, इट इज आर्क ऑफ 7 कलर, इट इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स। और सातों कलर क्या है जो हमें विजिबल, 7 कलर्स विजिबल इन स्काई। जो बना क्यों है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एम आई क्लियर टू ऑल। यस सर। ओके, और कौन कर रहा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, किसकी वजह से, सर रेन ड्रॉप्स। बाय द हेल्प ऑफ रेन ड्रॉप एक्टिंग एज स्मॉल प्रिज्म। रेन ड्रॉप्स जो कि स्मॉल छोटे छोटे प्रिज्म की तरह की बिहेव कर रहा है, हाँ या ना। यस सर। ओके, अब जो ये रेन ड्रॉप्स है ना, ये ना प्रिज्म तरह बिहेव कर रही हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि रेनबो फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ कि क्या क्या इन्वॉल्व होने वाला है। सबसे पहले तो ये रेन ड्रॉप हो गई, ठीक। ये आपका यहाँ पे मैंने सन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर सन ड्रॉ हो गया। ठीक है, इस सन से एक लाइट आई, ऑब्वियस सी बात है, सन से वाइट लाइट आती है ना। अब ये जो रेनबो है, ये जो मतलब ड्रॉपलेट है, ये कैसा बिहेव कर रही है, सर प्रिज्म की तरह। तो ये क्या करेगी, 7 कलर्स के बैंड में स्प्लिट हो गई। सही है, 7 कलर के बैंड में स्प्लिट हो गई। मान लो सबसे ऊपर वाली कौन सा कलर आया, सर रेड। बहुत बढ़िया। और नीचे कौन सा कलर आया, सर वायलेट। अब ये इस पर्टिकुलर सरफेस से, ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है ना आपको, बूंद की सरफेस से ये टकराएंगे, और टकराने के बाद इस तरीके से बात समझ आ गई, हाँ या ना। यस सर। क्लियर। अब जब ये इस ड्रॉप से बाहर निकलेगा
रेड, violet. Am I clear to all? Yes, sir. सही है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, रेनबो फॉर्मेशन। याद रहेगा। अब वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। बेसिकली जब रेनबो फॉर्मेशन हो रही है तो कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले तो इस सरफेस की बात करता हूँ मैं, इस पर्टिकुलर सरफेस की, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे लाइट एंटर हो रही है ना, आया ना। Yes, sir. तो सबसे पहले जो रेनबो फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर ये आपको लाइट दिखाई दे रही है एंटर होते हुए, आया ना। Yes, sir. यस सर। कौन सी प्रोसेस, Sir, refraction. रिफ्रैक्शन। फर्स्ट प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिफ्रैक्शन। एम आई क्लियर। Yes, sir. यहाँ पे पॉइंट सी पे, इस सरफेस पे ये जो प्रोसेस हो रही है ये हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि टकरा के वापस बूंद के अंदर टकरा के इधर निकल गया हो। तो पहली प्रोसेस क्या हुई, रिफ्रैक्शन। दूसरी क्या हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल। Yes, sir. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले पहले यहाँ पर एक चीज और हो रही है, इसको थर्ड कर दो, Sir, dispersion होगा. डिफ्रैक्शन, है ना। डिस्पर्जन नहीं, क्या बोलेंगे इसको, डिफ्रैक्शन। अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफ्रैक्शन हो गया, या फिर बेटर अगर सिंपल भाषा में कहें तो अच्छा बोल रहे थे डिस्पर्जन, क्योंकि डिफ्रैक्ट तो हो ही रही है लेकिन जो हमने लैंग्वेज पढ़ी अभी उसकी टर्म्स में ये डिस्पर्जन ही है। ठीक है, आप डिस्पर्जन ही लिखना, डिफ्लेक्शन रहने देना। डिस्पर्जन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और दोबारा से इस सरफेस पे आपने नोटिस किया होगा, कौन सा सरफेस, ये वाली दिख रही है या नहीं, Yes, sir. ये वाली सरफेस। इस सरफेस पे फिर से एक फिनोमिना हुआ और इस फिनोमिना का नाम क्या है, फिर से रिफ्रैक्शन। तो कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं पूरे उसमें प्रोसेस में। पहले क्या हुई, ड्रॉप पे, ड्रॉप की आउटर सरफेस पे क्या हुआ, Sir, refraction. सबसे पहले हुआ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन होते ही ड्रॉप के अंदर पहली चीज क्या हुई, Dispersion. बहुत बढ़िया, इनसाइड ड्रॉप, डिस्पर्जन, फॉलोड बाय, Total internal reflection. बहुत बढ़िया, फॉलोड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रहेगा। Yes, sir. और लास्ट में फिर से क्या हो गया, लास्ट में क्या हुआ, Sir, फिर से refraction हो गया, वो बाहर चली गई लाइट. बहुत बढ़िया। सर, एक चीज पूछनी थी. जी बोलिए। सर, रेन ड्रॉप के अंदर सर रिफ्लेक्शन क्यों हुआ सर, रिफ्रैक्शन हो सकता था क्योंकि सर वाटर तो हाँ, ट्रांसपेरेंट है. एक्चुअली रिफ्लेक्शन इसीलिए हुआ इस फिनोमिना के अंदर ना, लाइट के पड़ने का, रेन ड्रॉप के ऊपर लाइट पड़ने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अरे मूवी देखिए बादशाह, उसमें दिखाया है शाहरुख खान, वो कुछ भी चीज़ फेंकता है शीशे के ऊपर तो शीशा टूटे बगैर वो रिफ्लेक्ट होके उसके पास आ जाती है। ऐसे ही कभी नोटिस किया जब आप पत्थर फेंकते हैं पानी की सरफेस के ऊपर तो वो Yes, पत्थर sir. छलांग मारता हुआ आगे जाता है, जंप करता हुआ। यानी Yes, कि sir. आपने एक पर्टिकुलर एंगल पे भेजा कि लाइट जो पत्थर है वो डूबे ना, बल्कि छलांग लगाता हुआ आगे की तरफ निकल जाए। यानी कि वो आप हर बार फेंकते तो कैसा होता है, नहीं हर बार फेंकने से नहीं होता।
उसे एक पर्टिकुलर एंगल पे जब आप पानी के ऊपर फेंकते हो तो पत्थर जो है वो पानी के ऊपर ऐसे जंप करता हुआ जाता है। तो सर इसमें भी एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट यस रिफ्लेक्ट हो यस जाती है। यस यस, तभी ये फिनोमिना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं TIR। ओके कहानी कहानी क्लियर हो गई रेनबो वाली सभी की, यहाँ तक कि कंसेप्ट आपके पक्के होने चाहिए, क्योंकि कल मैं आप लोगों को शुरू करूंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो सारे के सारे रीजनिंग क्वेश्चन ना आपके इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, वो पढ़ के रखिएगा और इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। एम आई क्लियर टू?